जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर यह 10 होगा खान सर के पब्लिकेशन बुक से। ये 10 नंबर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक मैं अपलोड कर दिया हूं। इसको आप यदि 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर सारा वीडियो अपलोड है और 1 से लेकर 9 तक सीरियल वाइज देख ले दोस्तों। इससे आप जीके जीएस काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा और आप आगे के प्रैक्टिस सेट में और अच्छा करेंगे। यदि आप सीरियल वाइज देखते हैं तो आप लोग जाकर उसे जरूर देखें, उसके बाद इसे देखें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, जितना भी ग्रुप है दोस्तों के उन सारे ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से वीडियो ला सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में आज का पहला प्रश्न क्या है, इसमें दिया गया है दोस्तों, हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? तो हड़प्पाकालीन सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इस सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हड़प्पाकालीन सभ्यता था उसमें विशाल स्नानागार था, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज वर्ष 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे रखाल दास बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर रखाल दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी दोनों ने मिलकर की थी। तो इसमें रखाल दास बनर्जी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कौन होंगे? तो इनका आंसर होगा दयाराम साहनी। ठीक है। और यह स्थान कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो के किनारे मिला है। मोहनजोदड़ो में मिला है यह स्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है दोस्तों। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, पुरोहित की मूर्तियां प्राप्त हुई है और महाविद्यालय प्राप्त हुई है, एक सिंघी पशु की मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण कृति है। और पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन था? तो वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है दोस्तों, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है। तो किसने खोज की है? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि रंगनाथ राव को देखें दोस्तों, रंगनाथ राव ने क्या खोजा था? इन्होंने लोथल की खोज की थी। लोथल की खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने। और लोथल जो है आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी किनारे स्थित है। रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में लोथल की खोज की थी। यह एक क्या है? पतन है, यानी गोदीवाड़ा है। और यहाँ से लोथल से हमें चावल प्राप्त हुई है, अग्निकुंड प्राप्त हुई है, हाथी के दांत प्राप्त हुआ है और 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई है, घोड़े की मूर्तियां प्राप्त हुई है लोथल से। ठीक है। यदि हम इसमें और यज्ञदत्त शर्मा देखें दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा, तो यज्ञदत्त शर्मा कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा जो थे वो रोपड़ का खोज किया है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक रोपड़ नामक स्थान है जो रूपनगर पंजाब में पड़ता है, रूपनगर पंजाब में स्थित है। उसकी खोज किसने की है? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। रोपड़ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है दोस्तों। क्या प्राप्त हुई है? रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी। ये जॉन मार्शल हैं, इन्होंने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन हुआ है वो बाढ़ के कारण हुआ है। ये जॉन मार्शल का कहना है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 में दिया गया है, अजात शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो कौन से बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु के कार्यकाल में किया गया था? यह प्रश्न पूछा गया। यदि हम देखें तो अजात शत्रु के कार्यकाल में कौन सी बौद्ध संगीति थी? तो वो है प्रथम बौद्ध संगीति। अजात शत्रु के कार्यकाल में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के कार्यकाल में किया था। ठीक है। और यदि हम देखें प्रथम बौद्ध संगीति के तो कब किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति था 483 ईसा पूर्व, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो उस समय अजात शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति करवाई थी और वह स्थान कहाँ था? राजगीर था। राजगीर था वह स्थान, राजगीर था। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना हुई थी और उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगीति में। और मुख्य बातें क्या थी प्रथम बौद्ध संगीति में? सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में रचना की गई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि और देखें दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में, तो द्वितीय बौद्ध संगीति की जो हुई थी 383 ईसा पूर्व, कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। और इसको किन्होंने करवाए थे? तो राजा कौन थे उस समय? कालाशोक करवाए थे द्वितीय बौद्ध संगीति। और अध्यक्षता सब्बा कामी ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किए थे? तो सब्बा कामी ने। और इसकी मुख्य बातें क्या थी? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था महासांद्रिक एवं थेरावादी के रूप में। बौद्ध धर्म का पहला विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में हुई थी। उसके बाद यदि हम देखें ऑप्शन नंबर सी तृतीय बौद्ध संगीति देखें दोस्तों, तो इसमें दिया गया तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईस्वी में। और राजा कौन था? तो अशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति का राजा अशोक था और अध्यक्ष
मोगलीपुत्र तीस्त थे। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस्त। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में देखें दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुआ था ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई थी, या 102 एडी कहे, या ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति, सॉरी चतुर्थ बौद्ध संगीति। और यह कुंडल लंबन कश्मीर में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, और इसके किसके कार्यकाल में हुआ था? कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इसकी मुख्य बातें थी बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में हुआ था चतुर्थ बौद्ध समिति में। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है हड़प नीति। हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत में लागू की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया। यदि हम इसे देखें तो हड़प की नीति, जिसे व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, ये सबसे पहले किस राज्य पर लागू हुई थी? तो हड़प नीति सबसे पहले सतारा पर लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वर्ष हड़प नीति जो आया था वर्ष 1848 में आया था, और सबसे पहला राज्य इसका जो हड़पा गया था वो सतारा था। 1848 में सतारा को हड़पा गया था। उसके बाद जयपुर को हड़पा गया था 1849 में। उसके बाद संभलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और अवध को 1856 में। सबसे लास्ट में किसे हड़पा गया था? तो अवध को 1856 में। तो हमसे पूछा सर्वप्रथम कौन सी रियासत को हड़पा गया था? तो वो था सतारा को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारा सही आंसर होगा। सतारा को 1848 ईस्वी में हड़पा गया था। तो अभी हमने बता दिया झांसी को कब हड़पा गया था। तो झांसी को यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 1853 में झांसी को हड़पा गया था, और अवध को 1856 में हड़पा गया था, अवध को 1856 में, और जयपुर होना चाहिए, जौनपुर नहीं, जयपुर को 1848 में हड़पा गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हड़प नीति लाया कौन था दोस्तों? तो डलहौजी था। डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति या व्यापकता का सिद्धांत लाया गया था। डलहौजी का शासनकाल देखें तो 1848 से लेकर 1856 के बीच में था, और इसने ही पहले हड़प नीति लाया था। डलहौजी के समय में कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हुए थे दोस्तों, जैसे कि तोपखाना स्थापित की गई थी, सेना का मुख्य कार्यालय शिमला में स्थापित किया गया था, और 1853 में रेल का प्रारंभ किया गया था। डलहौजी के समय में रेल का प्रारंभ किया था 1853 में। और डलहौजी ने 1854 में डाक टिकट का प्रचलन किया था दोस्तों। प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा तक के शुरू किए थे किसने? डलहौजी ने। 1854 में चार्ल्स बोर्ड डिस्पैच बिल आया था, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है डलहौजी का। इसमें जो बोर्ड डिस्पैच आया था विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। यह बोर्ड डिस्पैच जो 1854 में डलहौजी के शासनकाल में आया था। और 1850 में सिक्किम का विलय डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, और 1852 में पंजाब का विलय भी डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जिसमें बर्मा को विलय किया गया था अंग्रेजी शासन में, वो 1852 में हुआ था, वो भी डलहौजी के समय में ही हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? यदि हम देखें प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे, तो केसरी के कौन थे? लोकमान बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का संपादक दिया था स्वतंत्रता संघर्ष के समय में। और केसरी जो था दोस्तों वो मराठी भाषा में संपादकी की गई थी। कौन सी भाषा था इसकी? तो मराठी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक ने कुछ और पुस्तक पत्रिकाएं लिखी थी, जिसमें केसरी था मराठी भाषा में, और एक द मराठा था जो अंग्रेजी भाषा में था। द मराठा अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, और गीता रहस्य भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखा गया था। गीता रहस्य भी इन्होंने लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें गोविंद रनाडे जो थे, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक देखें तो इनकी पुस्तक थी गोविंद रनाडे जो हैं, यह प्रार्थना समाज की स्थापना गोविंद रनाडे ने की थी। यदि जवाहरलाल नेहरू को देखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखें, जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी और ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। यह जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसमें से डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए पुस्तक को लिखे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखें, गोपाल कृष्ण गोखले का महत्वपूर्ण पुस्तक या पत्रिका कौन है? वो नेशंस है। क्या है? नेशंस। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, नेक्स्ट में है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था? तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किसमें हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा दोस्तों। और लखनऊ अधिवेशन यदि देखें तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार जो थे लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। इन्होंने उन्हीं के समय में नरम दल और गरम दल की समझौता हुई थी और साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझौता हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, लखनऊ समझौता लखनऊ अधिवेशन के समय में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो क्या लोग इसमें आंसर क्या होगा? लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि इसमें हम देखें दोस्तों इलाहाबाद अधिवेशन तब हुआ था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो इसकी अध्यक्षता जो किए थे जॉर्ज यूले ने किए थे। इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किए थे और जॉर्ज यूले इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। तो 1888 में हुआ था इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, यदि हम इसमें देखें बेलगांव अधिवेशन के बारे में तो ये 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था दोस्तों बेलगांव अधिवेशन, और एकमात्र अधिवेशन था महात्मा गांधी का, ये 40वां अधिवेशन था। यदि हम मद्रास अधिवेशन देखें तो मद्रास अधिवेशन था जो 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। वह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। तो कब हुआ था? 1887 में हुआ था मद्रास अधिवेशन। तो चारों अधिवेशन के बारे में बता दिया मैंने दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं, इसमें दिया गया 6 नंबर प्रश्न में 6 में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? तो सती प्रथा का जो अंत किया था वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है, ये प्रश्न पूछा है। तो सती प्रथा को अंत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विलियम बेंटिंक है जो सती प्रथा का अंत किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विलियम बेंटिंक के बारे में यदि हम देखें दोस्तों तो विलियम बेंटिंक जो थे इनका कार्यकाल कब से कब था? तो विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक, 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक विलियम बेंटिंक का कार्यकाल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, इनका कार्यकाल 1828 से लेकर 35 तक था दोस्तों। और सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था 1829 से 30 के बीच में। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था और साथ ही साथ विलियम बेंटिंक के समय में ही 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था। और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे ठगी प्रथा का अंत करने में? तो वो था कर्नल सिलीमन थे। कर्नल सिलीमन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का अंत हुआ था और अंग्रेजियों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था विलियम बेंटिंक के समय में ही 1835 ईस्वी में। सरकारी सेवा में भेदभाव अंत किया गया था विलियम बेंटिंक के समय में। ठीक है दोस्तों, यदि हम देखें इसमें लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल यदि देखें तो लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल देखें तो 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक हेस्टिंग का कार्यकाल था दोस्तों। 1813 से 23 तक हेस्टिंग का कार्यकाल था और हेस्टिंग के समय में ही क्या हुआ था? तो हेस्टिंग के समय में ही नेपाल युद्ध हुआ था जिसे संगौली की संधि कहा जाता है। 1813 से 23 तक था इसका कार्यकाल और इन्हीं के समय में संगौली की संधि हुई थी, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है, और पिंडारियों का दमन भी हेस्टिंग के समय में ही हुआ था दोस्तों। ठीक, पिंडारियों का दमन भी हेस्टिंग के समय में हुआ था। ये महत्वपूर्ण कार्य है हेस्टिंग के समय में। यदि ब्लेजली को देखें, ब्लेजली, लॉर्ड ब्लेजली और चार्ल्स मेटकॉफ, ये दो है। तो चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में यदि देखें हम दोस्तों, पहले हम यदि मेटकॉफ के बारे में देखें, ब्लेजली के बारे में मैं बताऊंगा। यदि हम मेटकॉफ के बारे में देखें तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। और इनका कार्यकाल जस्ट विलियम बेंटिंक के बाद था। तो इनका कार्यकाल 1835 से लेकर 36 ईस्वी तक था। 35 से लेकर 36 ईस्वी तक चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल था, 1835 से 36 तक। इनकी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, यदि ऑप्शन नंबर बी देखें ब्लेजली के बारे में, ब्लेजली तो जो थे आपको 1798 से 1805 ईस्वी तक ब्लेजली का कार्यकाल था और यह ब्लेजली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है दोस्तों। और ब्लेजली के समय में ही सहायक संधि आया था। सहायक संधि किसके समय में आया था? तो ब्लेजली के समय में आया था 1798 ईस्वी में। और ब्लेजली ने अपने संधि में हैदराबाद को, मैसूर को, तंजौर को, अवध को, पेशावर को, इन सभी जगहों को क्या किए थे? सहायक संधि के द्वारा अपने राज्यों में विलय कर दिया गया था। ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई थी लॉर्ड ब्लेजली के समय में ही हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सही? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बेंटिंग के समय में सती प्रथा का अंत हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट के प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न की ओर। अवध किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध किसानों का नेतृत्व यदि हम देखें तो वो किसने किए थे? तो बाबा रामचंद्र ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। और ये बाबा रामचंद्र जो थे अवध किसान सभा का नेतृत्व किए थे। और वो जो बाबा रामचंद्र थे कब किए थे? तो 1920 ईस्वी में
1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा के नेतृत्व किए थे 1920 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र संबंधित है, 1920 से संबंधित है। यदि इसमें आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया दोस्तों, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष की गई थी? जापान में रक्तहीन क्रांति और मेजी पुनः स्थापना की गई थी किस वर्ष? तो 1868 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। 1868 ईस्वी में जापान में रक्तहीन क्रांति व मेजी पुनर्स्थापना की गई थी और जिसमें सम्राट का शासन पुनः स्थापित हुई थी। इस क्रांति से जापान के एडो काल का अंत किया गया और मेजी काल को प्रारंभ की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का यदि पहला गवर्नर देखें हम तो कौन था? भारत में पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर, यदि इसे देखें तो भारत में पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्मीडा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अल्फांसो डी अल्मीडा ये भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो अल्फांसो डी अल्मेडा है, सॉरी, जो भारत में प्रथम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है जो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे और इनका कार्यकाल था 1505 में प्रथम वायसराय के रूप में पुर्तगाली आए थे भारत में। कब? तो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। द्वितीय को देखें, द्वितीय गवर्नर कौन था पुर्तगाल का? तो अल्बुकर्क था, जिसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क कहते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये 1509 ईस्वी में बनकर आए थे। उसके बाद पुर्तगाली में ये कौन थे? बार्थोलोमियो डियाज जो थे, बार्थोलोमियो डियाज ये कौन थे? बार्थोलोमियो डियाज जो थे आपको केप ऑफ गुड होप की खोज इन्होंने किया था। बार्थोलोमियो डियाज वास्को डी गामा थे। वास्को डी गामा जो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली थे और ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है जो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 10 नंबर प्रश्न। वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग इसमें दिया गया है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो वित्त आयोग है जो केंद्र और राज्य के बीच में संसाधनों के बंटवारा पर निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यह केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, धन का बंटवारा है, उसके बारे में जो निर्णय लेता है वो कौन है? वित्त आयोग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के बारे में वर्णन दिया गया दोस्तों। ठीक है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान की विशेषता है। मौलिक अधिकार यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। आगे क्यों चलते हैं, इसमें दिया गया है क्या कि प्रतिबंधित न्यायपालिका, और डी में है नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी भारतीय संविधान के संबंधित है, लेकिन प्रतिबंधित न्यायपालिका भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों को किस भारतीय नेता ने संवैधानिक उपचारों का हृदय और आत्मा कहा है? तो वो कौन है? वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार भारतीय संविधान चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको चैप्टर वाइज और ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। वो घटना चक्र बुक से है, सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो उपलब्ध है। उसी तरह हिस्ट्री का भी, तीनों हिस्ट्री का आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। आधुनिक का, प्राचीन का और मध्यकालीन हिस्ट्री, तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा दोस्तों। वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वो भी प्रीवियस ईयर बुक से है, घटना चक्र से। आप लोग उसे देखेंगे तो आप लोग को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा दोस्तों और आप अच्छे कर सकेंगे अपने प्रैक्टिस सेट में और अपने आने वाले एग्जामों में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे और आपको कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग उसे जाकर देखें और अपने तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में, जहां भी ग्रुप है सभी जगह शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, ताकि जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया गया, राज्यसभा कब भंग की जाती है?
ठीक है, सही जवाब क्या होगा इसका? तो राज्यसभा है कब भंग की जाती है? यदि हम ये देखें तो राज्यसभा है जो कभी भी भंग नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? 6 वर्ष के लिए होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है दोस्तों। जबकि लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल के लिए। आपसे पूछे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल के लिए। और राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष नहीं दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि गलत हो जाएगा। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए। ठीक है, और राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 14 नंबर प्रश्न में क्या है? संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 56 जो है किससे संबंधित है? वो क्या है 56 में दिया हुआ? संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया गया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखें दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में वर्णन दिया गया है। और राष्ट्रपति के जो शक्ति है, राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 53 में कार्य एवं शक्ति का वर्णन दिया गया है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 53 में है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां किसमें है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। कौन है? अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360 है। ये 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन सा है? कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो वहां 3 अंग जरूर होंगे। वो कौन होगा? एक कार्यपालिका होगी, विधायिका होगा और न्यायपालिका होगी। ये 3 अंग होते हैं लोकतांत्रिक सरकार के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कार्यपालिका है जो कानून को लागू करता है, विधायिका है जो कानून को बनाता है और न्यायपालिका है जो कानून को संरक्षण प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो भारत के पंचायती राज प्रणाली को यदि हम देखें तो कितने स्तर है? 3 स्तर है। भारत में पंचायती राज प्रणाली 3 स्तर है। कौन कौन? एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 स्तर है भारतीय पंचायती राज प्रणाली में। और ये तीनों स्तर को लागू करने का सिफारिश दिए थे बलवंत राय मेहता समिति ने। और ये इनकी रिपोर्ट आई थी 1957 में और लागू की गई थी 1958 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 3 स्तर है। 2 स्तर अशोक मेहता समिति की सिफारिश लाई गई थी, तब तो इसे मान्य नहीं किया गया था। और पंचायती राज समिति को संवैधानिक दर्जा वर्ष 1992-93 में दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 17 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें है भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। तो भारत में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम था किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये प्रश्न देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में लागू किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 10 सितंबर 2013 में लागू किया गया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? राष्ट्रीय प्रतीक में जो सिंह के अलावा और कौन सा वो जानवर है? तो सिंह के अलावा बैल तथा घोड़ा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जो राष्ट्रीय प्रतीक में है उसमें जो अशोक स्तंभ दिया हुआ है, जिसे कहते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन है? अशोक स्तंभ। इसमें सिंह के अलावा बैल और घोड़ा भी है, हाथी भी है। बैल, घोड़ा और हाथी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। और राष्ट्रीय प्रतीक में 4 सिंह दिया गया है दोस्तों। और उसके नीचे में बैल, घोड़ा और हाथी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में दिया गया है कि दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयनात किस दिन होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयनात किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। उत्तर आयनात मतलब क्या होता है? यानी कि सबसे बड़ा दिन कब होता है दक्षिण गोलार्ध में? तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी अनाथ होता है। और उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो 21 जून को। 21 जून जो आने वाली है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी अनाथ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो उत्तरी गोलार्ध के बारे में दिया गया है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध के बारे में दिया गया है।
21 मार्च और 23 सितंबर देखें दोस्तों, तो ये दोनों दिन में क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, इसमें है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। पृथ्वी का अक्ष अपने कितना डिग्री पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुकी हुई नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर क्या होती, लंबवत होती, केवल भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। जबकि उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर, यदि हम इसमें देखें, प्रश्न नंबर कितना है, 21 में, ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में इस लैंड को उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के कौन से क्षेत्र में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, तो उत्तरी पूर्वी स्तर पर। यदि ये ऑस्ट्रेलिया है तो उत्तरी पूर्वी स्तर पर क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ। और इस यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया ग्रेट बैरियर रीफ को। जलवायु परिवर्तन के कारण काफी असर हुआ है यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया गया है भारत 22 में भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादक है। रबर का सबसे अधिक उत्पादक कौन सा प्रदेश है भारत का, तो इसमें से केरल है जो भारत का सबसे अधिक रबर उत्पादक प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, केरल है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन यदि आपसे पूछ ले विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो है थाईलैंड में। विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है थाईलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। यदि इसमें हम देखें दोस्तों, इसमें 22 नंबर प्रश्न में कुछ और हम लोग देख लेते हैं। केरल के बारे में आया है तो केरल के बारे में हम लोग देखेंगे। केरल आंसर क्या होगा हमारा, केरल। तो केरल के यदि आपसे राजधानी पूछ ले तो त्रिवेंद्रपुरम है दोस्तों, केरल की राजधानी। केरल की राजधानी क्या है, त्रिवेंद्रपुरम है। और केरल के यदि आपसे मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। पिनराई विजयन कौन है, केरल के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। वहाँ के अभी राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान है जो केरल के राज्यपाल हैं। और यदि आपसे केरल में जो स्थापना हुई थी केरल को, तो 1 नवंबर 1956 में केरल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 140 है जो केरल में विधानसभा सीटों की संख्या है। और लोकसभा सीटों की संख्या केरल में 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या केरल में कितना है, 9 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है केरल में, ठीक है दोस्तों। यदि हम तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु का जो राजधानी है चेन्नई है। और तमिलनाडु का जो राज्यपाल है RN रवि हैं जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, RN रवि। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन। तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। कितना है, 234 तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या है। और लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, तमिलनाडु में 39 है। और तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, 19 है। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या। आंध्र प्रदेश देखें दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जगन मोहन रेड्डी हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। और वहाँ के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। आंध्र प्रदेश में दोस्तों विधान परिषद भी है आंध्र प्रदेश में, जिसमें विधान परिषद की संख्या यदि देखिए आंध्र प्रदेश में 58 है। विधान परिषद की संख्या आंध्र प्रदेश में 58 है, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में 175 है। 175 है विधानसभा आंध्र प्रदेश के सीटों की संख्या। आंध्र प्रदेश में राजधानी विशाखापट्टनम है। और इसकी लोकसभा सीटों की संख्या 25 है आंध्र प्रदेश में। और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है आंध्र प्रदेश में। यदि महाराष्ट्र को देखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में देखें, तो महाराष्ट्र यदि है तो इसमें महाराष्ट्र के जो अभी मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं। अब ये कब तक रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है दोस्तों, ठीक है। और अभी मुख्य राज्यपाल कौन है, रमेश बैस है। और महाराष्ट्र की स्थापना वर्ष यदि पूछे आपसे तो वर्ष 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है। और विधान परिषद की सीटों की संख्या महाराष्ट्र में 78 है। विधान परिषद कितना है महाराष्ट्र में, 78 है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 288। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और लोकसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में कितनी है, 48 है। 48 महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में 19 है। तो 4 ऑप्शन के बारे में हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर केरल है, रबर उत्पादन सबसे अधिक। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है। तो विश्व का सबसे विशाल समुद्र देखें तो वो और कोई नहीं, प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे विशाल महासागर है। और अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। और इसके बाद सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 24 में देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कहां पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है, सबसे अधिक यूरेनियम रिजर्व है विश्व में। कहां पर यूरेनियम रिजर्व सबसे अधिक है, तो वो सबसे ज्यादा यूरेनियम रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अरे ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का भंडारण सबसे अधिक है। और इससे पहले कनाडा में सबसे अधिक था दोस्तों, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 25 नंबर प्रश्न में। 25 में दिया गया है,
इसमें दिया गया 25 में दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा कौन सी है? तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। व्यापारिक पवनी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। व्यापारिक पवनी उत्तर पश्चिम से किधर? दक्षिण पूर्व की ओर। ये मान लिया जाए दक्षिण गोलार्ध है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है व्यापारिक पवनी, दक्षिण पूर्व की ओर ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। व्यापारिक पवनी कब बहने का है? यदि आपसे उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों कब बहने के लिए पूछा जाए तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। उत्तर पूर्व से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनी बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। हमसे पूछा था दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? तो वो शहर का नाम है नक्सारी। कौन सा शहर नहीं स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं स्थित है? ये जरूर देखा कीजिए दोस्तों। तो वो नक्सारी है जो गोदावरी नदी के किनारे नहीं स्थित है। नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, नक्सारी। नेक्स्ट को चलते हैं। इसमें दिया गया 27 में भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडारण मौजूद है? तो रेडियोधर्मी धातु का सबसे बड़ा भंडारण भारत में कौन से रेडियोधर्मी का सबसे बड़ा भंडारण है? तो भारत में सबसे बड़ा भंडारण कौन से रेडियोधर्मी का है? तो वो है थोरियम का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। थोरियम का खोज 1828 ईस्वी में बर्जिलियस नेथोराइट ने किया था दोस्तों। संसार में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडारण भारत के केरल में है। मोनाजाइट थोरियम का एक यस्क है। इसका भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ है? तो भारत के केरल में स्थित है। थोरियम ऑक्साइड का उपयोग उद्दीपक, गैस मेटल उत्प्रेरक तथा चर्म रोग की चिकित्सा में होती है दोस्तों। थोरियम एक रेडियोधर्मिता का गुण रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। 28 में भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य बिहार है और बिहार में मुजफ्फरपुर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लीची का उत्पादक राज्य कौन है? वो बिहार है और बिहार में भी बिहार में भी मुजफ्फरपुर है। यदि बिहार में मुख्यमंत्री को देखें तो नीतीश कुमार हैं, थे और रहेंगे, ऐसी संभावना बताई जाती है दोस्तों। और ठीक है, अब बिहार के यदि हम राज्यपाल के बारे में पूछ ले दोस्तों, तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। बिहार के राज्य के रूप में स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। अब बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 243 है विधानसभा सीटों की संख्या बिहार में। और विधान परिषद भी बिहार में है और उसमें विधान परिषद की संख्या कितना बिहार में? 75 है। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है दोस्तों। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में कितना है? तो लोकसभा, ठीक है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 40 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में कितना है? 16 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि हम पश्चिम बंगाल के बारे में देख ले दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता दीदी हैं। ममता दीदी के नाम से जानी जाती है, ममता बनर्जी, ठीक है। और वहाँ के राज्यपाल सीवी आनंद बोस है वहाँ के राज्यपाल। और यदि हम पश्चिम बंगाल के लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो वहाँ 42 है पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या। और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। 294 पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या है। उत्तराखंड देखें दोस्तों, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी, दो राजधानी है, एक देहरादून है और एक गैरसैंण है। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राज्य के रूप में स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश से अलग करके। वहाँ के अभी गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है वहाँ के गवर्नर या राज्यपाल। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है दोस्तों। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या देखें कितना है? तो 70 है उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या। और लोकसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में 3 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना? 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। यदि हम उत्तर प्रदेश को देखें दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन वहाँ के राज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश को यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है, लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है और राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। विधान परिषद की सीटों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। यदि हम विधान परिषद की सीटों की संख्या देखें उत्तर प्रदेश में तो 100 है। विधानसभा की संख्या देखें उत्तर प्रदेश में 403 है। 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है। और विधान परिषद के बारे में मैंने कहा तो 100 है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है। तो इन चारों ऑप्शन को हमने पोस्टमार्टम कर दिया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर बिहार में। नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? किस कारण से कोई नदी घाटी चौड़ा होता है? यदि हम इसे देखें तो चौड़ा होने का कारण है नदी का
पासार्गिक अपर्दन भ्रू क्षरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 30 में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इन चारों ऑप्शन में दिल्ली का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यदि हम देखें दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर मुख्यमंत्री केजरीवाल है और यहाँ के जो अभी विनय कुमार सक्सेना है जो उपराज्यपाल है दिल्ली का। दिल्ली में विधानसभा सीट भी है दोस्तों, 70 विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट 7 है दिल्ली में और राज्यसभा सीट 3 है। यदि इसमें पुदुचेरी देखें, पुदुचेरी के बारे में देखें तो पुदुचेरी में विधानसभा सीटों की संख्या है 30 और लोकसभा सीटों की संख्या क्या है आपको 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। पुदुचेरी के राज्यपाल तमिल सुंदरराजन है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ के मुख्यमंत्री एस स्वामीरंगा है, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है पुदुचेरी। ठीक है, आगे तो चलते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ क्या है? ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और वर्ष 1966 में इसकी स्थापना की गई थी चंडीगढ़ में। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पश्चिम बंगाल के बारे में आपको मैंने बता दिया है। आगे पर चलते हैं। इसमें दिया गया जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? वो असम था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जीएसटी कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य असम था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था असम में जीएसटी कानून। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यदि असम के मुख्यमंत्री के बारे में देखें तो कौन है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। वहाँ के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया हैं और असम को राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है असम की राजधानी। असम में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। असम में राज्यसभा सीटों की संख्या सॉरी असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 14 है। असम के राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 7 है और असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। हमने 60 बताया था, 60 नहीं है, 60 असम में नहीं है, 126 सीट है विधानसभा सीटों की संख्या असम में। ठीक है, आपको दिल्ली बता दिया मैंने, तमिलनाडु में बता दिया और महाराष्ट्र बता दिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट में भारत में दासवीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में दासवीं मुद्रा प्रणाली वर्ष 1957 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1957 में शुरू की गई थी। यह ऐसी मुद्रा है जिसमें विभिन्न मानों की मुद्राएं किसी मानक एकक के सापेक्ष 10 गुनी और 10 मानसों में होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1957 में दासवीं मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी। 33 नंबर प्रश्न में कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सम्मान होता है तो क्या होता है? तो वो होता है आपको आलाप होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 34 नंबर में। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के हैं। तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो नैतिक विकास पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य को नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 34 नंबर से 35 नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 36 नंबर प्रश्न चलते हैं। बिरजू महाराज के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं जो आपको कथक नृत्य के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। किसके? कथक नृत्य के प्रतिपादक है बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और ये लखनऊ कालिका वृंदावन घराने से संबंधित स्थित है। कहाँ से? लखनऊ घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। यदि आप लोग मेरे साथ इसी तरह जीके पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको और भी पब्लिकेशन का बुक का प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि यूटेरिया का फर्स्ट बुक और वॉल्यूम 2 दोनों बुक मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। आप लोग उसे देखकर जाकर देख सकते हैं और उसके सारे जीके यदि आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो उसका रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। क्रॉन पब्लिकेशन का भी मैं 15 सेट ला चुका हूँ, उसका भी अलग से प्लेलिस्ट है। और रुक्मणी प्रकाशन का भी पब्लिकेशन का भी मैंने 20 सेट है वॉल्यूम 2 का, उसे भी अपलोड कर चुका हूँ। उसे भी देख सकते हैं दोस्तों और जीके को रिवाइज कर सकते हैं। और आप यदि उसे देखते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले प्रैक्टिस सेटों में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा दोस्तों और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, जिससे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रुप में शेयर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूँ। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न में जीवों के आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अकारिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर, जिसे मोर्फोलॉजी भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या करेंगे? अकारिकी को मॉर्फोलॉजी। जीवों की आकृति एवं संरचना के अध्ययन को अकारिकी या मोर्फोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही आंसर है। यह एक वनस्पति विज्ञान है। यह क्या है? यह एक वनस्पति विज्ञान है तथा जंतु विज्ञान के अंतर्गत उन सभी अध्ययनों के लिए प्रयुक्त होता है। इसका विषय जीव पिंड का आकार एवं रचना होती है। तो मॉर्फोलॉजी या आकारिकी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसे देखें दोस्तों, 38 में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवों को दिया गया नाम बताइए। तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? उसका नाम प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा है जो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवी बताया जाता है, वो उसका नाम क्या है? प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है भोजन का पाचन सामान्य रूप से में होता है। तो भोजन का पाचन समान रूप से किस में होता है? तो समान रूप से छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भोजन का पाचन समान रूप से छोटी आंत में होता है और भोजन की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है दोस्तों, लेकिन समान रूप से छोटी आंत में होता है। ऐसे मैं सबका डिटेल यदि बताऊंगा दोस्तों तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे का होगा, इसलिए मैं इसे फास्ट निकालूंगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में अब। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उभयचरों में श्वसन की अवधि होती है। यदि उभयचरों में श्वसन की अवधि देखें तो उभयचरों में श्वसन की अवधि किस में होती है? तो उभयचर में श्वसन की अवधि मुख से होती है, त्वचा से होती है और फुसफुस से होती है। उपरोक्त से सभी से होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी। तो रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किए थे? तो रक्त समूह प्रणाली की खोज ऑस्ट्रिया के चिकित्सक थे जो 19वीं शताब्दी 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ABO रक्त समूह की खोज की थी। इसके बाद 1930 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है 42 में निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य का मादा प्रजनन से संबंधित है? मनुष्य के मादा प्रजनन नर प्रजनन के बारे में नहीं पूछ रहा है हमसे। मादा प्रजनन कौन संबंधित है इसमें से? तो मादा प्रजनन इसमें से है गर्भाशय। गर्भाशय क्या है? मादा प्रजनन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। गर्भाशय मादा प्रजनन से संबंधित है। अंड, वाहिका, अंडाशय, ये तीनों ही अंग मादा प्रजनन से संबंधित है। अंड, वाहिका और अंडाशय भी मादा प्रजनन से, सॉरी दोस्तों, ये हम प्रश्न देखिए, इसीलिए इस प्रश्न को काफी ध्यान से पढ़ा कीजिए। निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न पूछा है और ये हम लोग काफी गलती करते हैं। नहीं को नहीं देखते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखा कीजिए दोस्तों। नहीं को जरूर देखिए, पढ़िए सही से। ये गलती हमसे भी होती है, मैं भी इसे मानता हूँ, तो इसे आप लोग भी देखें दोस्तों। इस गलती आपसे भी होगी। नहीं को जरूर देखें, उसे घेर लें। तो हमसे कहा था कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो मादा प्रजनन से संबंधित कौन सा अंग नहीं है? यदि इसे देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है जो मादा प्रजनन से नहीं है, जबकि गर्भाशय, अंडाशय और अंडवाहिका एवं अंडाशय ये सभी मादा प्रजनन से है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 43 नंबर प्रश्न चलते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो विभिन्न रोग है किस कारण के? तो वायु प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, वायु प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोधी गुण धर्म की खोज की गई है। पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोधी गुण धर्म की खोज किसने किया है? तो इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 45 नंबर में जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को कहते हैं। तो जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 46 में। इसमें दिया गया मछली से प्राप्त कार्य यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है। तो मछली से प्राप्त कार्य यकृत तेल है जो विटामिन ए और डी होता है। मछली के तेल में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन ए और डी का मुख्य स्रोत होता है। मछली के जो कार्य यकृत तेल होता है उसमें विटामिन ए और डी मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों 47 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। यदि इसमें प्रथम पोषी स्तर घास है तो तृतीय पोषी स्तर में आपको मेढक होगा। तृतीय पोषी स्तर में कौन होगा? मेढक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ए हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी घास है तो उस हिसाब से टिड्डा द्वितीय पोषी होगा और टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक तृतीय पोषी होगा और सांप होगा चतुर्थ पोषी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 48 में। 48 में का दूध के सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उदाहरण है। तो दूध के सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उदाहरण क्या है? लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 49 नंबर प्रश्न की ओर। एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड से सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण
4 मीटर प्रति मीटर पर स्क्वायर से बढ़ता है तो उस वस्तु के 10 सेकंड से बाद गति क्या होगी। तो 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी, ये प्रश्न दिया गया है। यदि इसे हम देखें दोस्तों 49 नंबर प्रश्न में, तो ये फार्मूला कौन से फार्मूला पर बनेगा, पहली गति और दूसरी गति, अंतिम गति हमसे पूछा गया है। तो v बराबर ut प्लस v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी पर बनेगा। तो v का मान हमको निकालना है, तो इसमें v का मान हमको नई जानकारी है। u का मान 40 दिया हुआ मीटर पर सेकंड, ठीक है, और a का मान कितना दिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड, त्वरण दिया हुआ a, और t मतलब समय 10 सेकंड। इसको गुना करेंगे 40 40 80, तो बराबर क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर सेकंड, 80 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 80 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 50 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 50 नंबर प्रश्न में, खाली स्थान का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग हवा के बल एवं वेग मापने के लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल एवं वेग मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, एनीमोमीटर का। ठीक है दोस्तों, एनीमोमीटर का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे फिर चलते हैं 51 नंबर प्रश्न में, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुना हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग को 2 गुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी P बराबर p² 2m होता है, p² 2m होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p², यानी गतिज ऊर्जा 2 गुना कर दें तो 2 गुना 4 होगा, और 2m तो कितना गुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। 2 बढ़ाएंगे तो 4 गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 42 में देखें, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की प्रास क्या है, तो मानव के श्रव्य आवृत्ति की प्रास देखें तो वो कितना है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मानव की श्रव्य आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसे प्रश्रव्य ध्वनि कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रश्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 53 नंबर प्रश्न में, गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, क्योंकि गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं क्योंकि गोताखोर समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए विशेष प्रकार के सूट पहनते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 54 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष है जो आपको दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दूरी की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष को ही आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रकाश के कणों से मिलकर क्या बनती है, तो प्रकाश के कणों से मिलकर क्या बनती है, प्रकाश के कणों से मिलकर हमें क्या प्राप्त होता है, तो कणिकाएं प्राप्त होती है प्रकाश के कणों से मिलकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया है 56 में है, एक लंबी और सीधी जिसमें वैद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनोइड ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सोलेनोइड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके सिरों की तरफ घटती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, उसके सिरों की तरफ क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं 57 में, सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे ऑक्सीजन का कार्य है जलाना, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बुझाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य है। असहयोग सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, तो सहसंयोजक अणु का उदाहरण क्या है, तो सहसंयोजक अणु का उदाहरण है कार्बन टेट्रा क्लोराइड है सहसंयोजक अणु है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 59 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं, तो एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में कौन क्या सम्मिलित होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, सी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है जो कक्षा के बाहर घूर्णन करते रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 60 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, इसमें दिया गया 60 में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस का नहीं है, तो कौन सा इसमें से अक्रिय गैस नहीं है। यदि हम देखें तो क्लोरीन है जो इसमें से अक्रिय गैस नहीं है। 60 नंबर में क्लोरीन एक अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन, नियॉन, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन एक अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 61 नंबर प्रश्न चलते हैं। 61 में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है, तो समान नमक का स्रोत कौन है, तो इसमें से देखिए समान नमक का स्रोत है ये, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हैलाइट। समान नमक का स्रोत क्या है, हैलाइट एक समान नमक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हैलाइट। इसके सेंधा नमक हम लोग कहते हैं, वो हैलाइट के रूप में जाना जाता है, और लाहौरी नमक के भी नाम से जाना जाता है सेंधा नमक को। हैलाइट सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये सेंधा नमक या सैंधव नमक या लाहौरी नमक के नाम से जाना जाता है सेंधा नमक को। हैलाइट एक समान नमक का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 62 में चलते हैं दोस्तों, गैमेक्सिन, डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। ये सब में महत्वपूर्ण यौगिक क्या है, इन सभी में सब क्या मिलेगा आपको, तो इन सभी में आपको
क्लोरीन मिलेगा इन तीनों में। जैसे ब्लीचिंग पाउडर देखें CaOClCl, तो Cl क्या है, क्लोरीन है। तीनों में हमें क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे को चलते हैं दोस्तों 63 नंबर प्रश्न की ओर। मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जो जलना है दोस्तों, कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? यह भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। केवल मोम को जलना भौतिक परिवर्तन का कारण है और बत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसलिए दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 64 में। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस बात पर किसकी पतली परत का साधन आवरण करना होता है? तो जस्ता की पतली परत का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है किसका? जस्ते का। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, जिसे जस्तीकरण या क्या कहा जाता है, इसे जस्तीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 65 में। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, क्या है ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन? ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन है जो आपको ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन समावयवी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? समावयवी है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन समावयवी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 66 में चले। सापेक्षण बहुलक का उदाहरण है संक्षेपण। संक्षेपण है जो बहुलक का उदाहरण है। संक्षेपण है जो कौन से बहुलक का उदाहरण है? संक्षेपण आपको कौन से बहुलक का उदाहरण है? आपको टेलुरिन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। संक्षेपण टेलुरिन का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र जी के जो आनंद मठ लिखा गया था, उस किस समय लिखा गया था? सन्यासी विद्रोह के समय में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 68 में देखो दोस्तों, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 69 में। महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? कार्बन तटस्थ गांव का विकास महाराष्ट्र के किस जिले में हो रहा है? तो महाराष्ट्र के थाने में कार्बन तटस्थ गांव का विकसित हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है महाराष्ट्र के थाने में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 70 नंबर प्रश्न में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो येलो स्टार है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ये जो है आपको सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है येलो स्टार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 71 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायिक जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरक हैं? तो कौन से संगठन की स्थापना के लिए हेनरी ड्यूनेंट को जाना जाता है? तो रेड क्रॉस की स्थापना के लिए हेनरी ड्यूनेंट को जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हेनरी ड्यूनेंट को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में हुआ है दोस्तों। कब? 1945 में FAO की स्थापना हुआ। इसकी राजधानी रोम के इटली में है और इसके अध्यक्ष कौन है? क्यू डोंगियो है जो खाद्य एवं कृषि संगठन की मुख्य अध्यक्ष है और इसमें 197 देश है। यदि इसमें और देखें दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का WHO है आपको। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसकी राजधानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और टेड्रोस अधानोम है इसके प्रमुख हैं या महासचिव हैं किसके? विश्व स्वास्थ्य संगठन के। और इसमें सदस्य देशों की संख्या 194 है। ग्लोबल फोरम फॉर डिजास्टर रिएक्शन। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। तो हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर इसमें क्या था? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर था। 72 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो कौन सी जनजाति है जो भगोरिया उत्सव मनाती है? यह एक प्रकार का उत्सव है दोस्तों। इस उत्सव को कौन सी जनजाति मनाती है, यह प्रश्न पूछा है। तो भील जनजाति है जो भगोरिया उत्सव मनाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। यह मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के क्षेत्र में पाया जाता है और आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 73 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है दोस्तों जो आपको कम मूल्य पर LED बल्बों का वितरण है। उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? कम मूल्यों पर LED उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गलत है दोस्तों, उज्ज्वला नहीं, उजाला योजना। यदि प्रधानमंत्री उजाला योजना कहे तब आपको क्या होगा कि तो आपको कम मूल्य पर LED बल्ब प्राप्त करना, लेकिन उज्ज्वला ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस लिए है? तो LPG कनेक्शन के लिए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना LPG कनेक्शन के लिए है। और 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और इसका नारा क्या था? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इस नारे से शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 74 में। ICC के पुरुष क्रिकेट विश्व कप में
आईसीसी के पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 2019 का आयोजन में हुआ था। तो आईसीसी के पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो 2019 का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 2019 में आईसीसी का पुरुष क्रिकेट वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप जो हुआ था कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है और इसमें जो 19 में जो हुआ था उसमें इंग्लैंड ने जीता था सुपर ओवर में। इंग्लैंड ने जीता था सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें 75 नंबर प्रश्न में कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक में स्थित है जो कैगा है जो किस लिए प्रसिद्ध है? कैगा आपको नाभिकीय संयंत्र के प्रसिद्ध है। कैगा नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 76 में चलते हैं। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल होता है? संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना? 6 माह का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 77 की ओर। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो भारत से मयूर सिंहासन है जो नादिर शाह लेकर गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह ने 1939 में भारत पर आक्रमण किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर कौन लेगा था? तो नादिर शाह ने। ठीक है, यदि आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखें तो इन्होंने क्या अमीर-ए-कोही नामक एक विभाग की स्थापना किए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 78 नंबर प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2019 में किसे पद्म विभूषण दिया गया था कला अभिनय के लिए? तो बलवंत मेरेश्वर पुरेंद्र को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 79 में। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। मानसरोवर झील है जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? संगप्पो कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को संगप्पो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र का नदी कहा जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 राज्यों से देशों से तिब्बत, आंध्र प्रदेश, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से हो जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 80 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका कार्यभार कौन संभालता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 81 नंबर प्रश्न में। 81 में दिया गया है दोस्तों कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? 14वीं शताब्दी से भारत सहित कई देशों की यात्रा किए थे। तो इब्न बतूता है जो कहाँ के यात्री है? मोरक्को के यात्री है इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इब्न बतूता बगल में जूता, ये कहावत है दोस्तों। तो ये कौन थे? मोरक्को के यात्री थे और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 82 में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे किस कार्यक्रम से पहले? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कौन से कार्यक्रम? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो कौन से गोलमेज सम्मेलन थे दोस्तों? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 82 का ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि हम देखें इसमें गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे दोस्तों। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में हुई थी। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? वर्ष 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वर्ष 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वर्ष 1932 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में बता दिया हूं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। 83 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन आईएलओ की स्थापना कब हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो आईएलओ की स्थापना वर्ष 1919 में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना कब की गई है? तो वर्ष 1919 में आईएलओ की स्थापना की गई है दोस्तों, वर्ष 1919 में। यदि इसके सदस्य देशों की आईएलओ की स्थापना वर्ष 1919 में की गई है। यदि इसमें देखें सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 187 है आईएलओ के सदस्य देशों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य देशों की संख्या 187 है और 187वां देश टोंगा है। टोंगा इसमें तो 1919 में। ठीक है, और इसमें टोंगा है जो 187वां सदस्य है। यदि इसकी स्थापना हमसे पूछा तो वर्ष 1919 में हुआ है। इसकी मुख्यालय आपसे पूछ ले कौन है? तो जिनेवा में आईएलओ की मुख्यालय है और इसकी अध्यक्षता, इसके अभी महासचिव या अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट हांगबो है इसके महासचिव है आईएलओ का। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी काफी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें निम्नलिखित में से किसने भारत का
3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया है? भारत में 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम का किसने तैयार किया है? तो होमी जहांगीर भाभा ने तैयार किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा ने। नेक्स्ट चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 85 में क्या दिया गया दोस्तों? इसमें दिया गया है किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? किसी लोक सेवक को क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो सांसद बनने की अनुमति नहीं है किसी लोक सेवक को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सांसद बनने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके दोस्तों। और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और यदि आप लोग को अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।